हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि प्रकाश एक बार फिर आपको डिस्कवरी एज अकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और देखते हैं आज के प्रमुख करंट क्या क्या हैं और ये आपके सभी एग्जामों में लाभकारी होंगे। आप भारत के किसी भी स्तर के एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप यह याद रखें, यह करंट आपके लिए वास्तव में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसी कड़ी में हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए हम लोग करंट के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला है, एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान में कब से कब तक किया जाएगा? तो पहले तो मैं बता दूं, इसका उत्तर अगर डायरेक्ट आएंगे तो मैं उत्तर बताऊं आपको। इसका उत्तर होगा 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023। अब हम बात कर रहे हैं एशिया कप के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या यह विवाद में रहा है? और एशिया कप पाकिस्तान में होने जा रहा है और पाकिस्तान में भारत की टीम संभवतः नहीं जाएगी। इस पर भारत के जो बीसीसीआई की टीम है वह बात कर रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के जो चीफ लोग हैं उन्होंने यह दरख्वास्त किया है भारत से कि भारत की टीम वहाँ पर जाए। इस कड़ी में यही है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन ये डेट इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि करंट में जहाँ विवाद है वहाँ सवाल बनने की संभावना अधिक होती है। 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 आयोजन होगा स्थल पाकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच होगा, 50 ओवर का मैच होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी फरवरी 2025 में कौन सा देश करेगा? ए भारत। इसका उत्तर आँख बंद करके हम लोग मारेंगे भारत। अब समझ में आना है हम लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक ये जो विज्ञान संस्था का आयोजन होगा वो कहाँ होगा। हम लोग याद रखेंगे दक्षिण में होगा। कहाँ? दक्षिण में। एक हिस्सा है दक्षिण भारत का, वहाँ एक कोच्चि एक प्लेस है, उसी जगह होगा। यह मेजबानी किस वर्ष में होगा? तो 2025 में होगा। फिर हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछेगा इसमें कितने देश शामिल होंगे, तो याद रखेंगे 30 देश इसमें विश्व के आएंगे। इसमें किस स्तर के? इसमें IAS, वाणिज्य कॉलेज वगैरह से यहाँ पे लोग आएंगे। तो सवाल क्या क्या पूछने के चांसेस है देखिएगा। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी फरवरी कौन कर रहा है? तो ये तो क्लियरली है भारत करेगा। कहाँ होगा? याद रखेंगे कोच्चि में होगा। फिर हम लोग याद रखेंगे कि इसमें कितने देश आएंगे, तो याद रखेंगे इसमें 30 देश आएंगे। इसमें जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये जो मेज़बानी होगी कब का होगा? तो 2025 में होगा ये बैठक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी वर्तमान में भारत में इस मुद्दे पर बहुत सारे हो रहे हैं, लव जिहाद भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इस पर मैं अच्छे से आप लोगों को ब्रीफ भी करूँगा। पहले इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा, इसका उत्तर होगा डी कर्नाटक। अब आते हैं धर्मांतरण से तात्पर्य क्या है। धर्मांतरण से तात्पर्य है वैसा चीज़ जो व्यक्ति पहले से कोई एक धर्म में रह रहा होता है उसको दूसरे धर्म में बना दिया जाता है। धर्मांतरण धर्म का परिवर्तन कहते हैं। यह भारत में लीगली तौर पर अवैध है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। पॉलिटी की मैं बात करूं, भारतीय संविधान की राज व्यवस्था की मैं बात करूं, तो भाग 3 मौलिक अधिकार एक फंडामेंटल राइट चैप्टर है। उस चैप्टर में 25 से 28 जो सेक्शन है वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और उसमें सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यवहार करने की बात कही गई है। ये तो हो गई पॉलिटी की बात की ये चीज़ है। अब मैं इसको इतिहास से करेक्ट करता हूँ धर्मांतरण का। आप लोग को याद होगा मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता चल रही थी मध्यकालीन भारत में, उसी समय में 1336 ईस्वी में एक वंश दक्षिण भारत में विकास किया, उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 2 भाई थे संगम वंश के। संगम उनके पिता का नाम था और उनका 2 संतान था, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा संगम वंश की नींव रखी गई। तो वहाँ पर जो है धर्मांतरण में इनको पकड़कर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना लेके चले गए थे और उनका ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवा दिया गया था। तो वो वहाँ से जब भागकर वापस आए तो ऋषि सायनाचार्य के संपर्क में आकर उन्होंने अपना पुनः धर्म हिंदू में करवाया था।
तो ये कैसे करवाया? तो एक पद्धति है व्रात्य सोम विधि, एक यज्ञ है। मैं आगे आप लोगों को जब सबसे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ बताऊंगा यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। यज्ञ 8 प्रकार के होते हैं। वैदिक धर्म, वैदिक काल में, वैदिक पीरियड जब आएगा, यानी मैं 1500 से 600 BC में पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा वैदिक एज के बारे में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अभी सरल शब्दों में, सहज शब्दों में, धर्मांतरण वर्तमान में हिंदू धर्म में पुनः उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग व्रात्य सोम विधि से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पूछ सकता है, प्रश्न क्या क्या बन सकता है? धर्मांतरण या धर्म से संबंधित आर्टिकल भारत के संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 से 28 है। प्रश्न पूछेगा कि यह किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 का नाम क्या है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भाग 3 को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ के राजा डायसी के द्वारा किया गया था। ये सब इसकी तथ्यात्मक बातें हुई। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में हुंडई ने एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? तो इसमें है विराट कोहली, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत एंड हार्दिक पांड्या। ऑब्वियस बात है, इसका उत्तर होगा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या साहब को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें कुछ खास नहीं है, ये लोग क्रिकेटर हैं और एक बड़ा चेहरा, बड़ा फेस है इन लोगों का, इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया था ताकि इनके सेल को रिव्यू रिकअप मिल सके, अर्थात एक बड़ा ब्रांडिंग हो, ये चीज़। तो यहाँ पे एक सवाल बढ़ सकता है, हुंडई ने इसमें कितने वर्जन को लॉन्च किया है? तो हम लोग याद रखेंगे इसमें 5 वर्जन को इसने लॉन्च किया है एक्सेल वाले ने। तो ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ आलस्य एक ऐसा सुख है, चित्र को देखेंगे जिसका परिणाम केवल दुख ही है। नहीं, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच है, बड़ा चित्र भी जरा दुखदायक और वितीर्ण और हृदय विदारक है। तो इससे आप यह समझ कर अनुमान लगाएं कि जीवन में अगर एक व्यक्ति, असफल व्यक्ति की कुछ पहचान होती है, उसे नींद खूब आएगी, उसे भूख खूब लगेगी और नकारात्मक होगा। जॉन फ्रैंकलिन कहे हैं, एक पंक्ति मुझे उनकी याद आ रही है, इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन यू अचीव पॉजिटिव। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि हम जिस क्षेत्र में लगे हैं वहाँ पर मन में अलग विचारधारा आना अलग बात है, वो स्वाभाविक है, मानव है, आएगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीट मैन नहीं। कंप्लीट मैन इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण, इसके अलावा कोई नहीं। मानव जाति में, स्मृति में, लोग में कंप्लीट मैन कोई नहीं। तो आना वो चीज़ है, लेकिन फिर भी उससे उबरना ही मानव की कला है, क्योंकि इस धरती पर एक गुण जो मानव में वो किसी में नहीं है। पशु में वो गुण, मानव और पशु में क्या अंतर है? मानव और पशु में एक मौलिक अंतर यही है कि हम अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं। इस धरती पे जितने भी जीव प्राणी हैं सभी अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं, सिवाय मानव सुख को व्यक्त कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मानव कैसे बात? मानव पशु का एक मौलिक अंतर मैं बताऊं, सोचिएगा जरूर। स्माइल, हम लोग हंस सकते हैं, बाकी इस धरती पर कोई जीव जंतु हंस नहीं सकता है, ये चीज़ है। तो हम लोग इसी से आलस को त्यागेंगे, मेहनत करेंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, जी पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन संक्रमित जानवरों के मूल से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क के माध्यम से आने से मनुष्य में फैलता है? इसका उत्तर होगा लेप्टोस्पायरोसिस। यह आपको याद रहे, यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारत के राज्यों में फैलता है। कब फैलता है? जब अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़ का पानी आ जाता है, और बाढ़ का पानी जब ऊपर आता है तो यह जीवाणु जो है एक्टिव हो जाता है और इसे उसी के माध्यम से मानव के शरीर में चला जाता है, और इससे उन्हें तमाम तरह के इन्फेक्शन शरीर में फैलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6ठा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जेलों को नाम बदल कर कौन सा नाम दिया है? तो लोग याद रखेंगे, उसका नाम है सुधार गृह। इसमें यह इसलिए रखा गया क्योंकि जेल एक शब्द जो है नकारात्मक चीज़ों को शो करता है, समाज से कटे हुए इंसान लगता है, तो जेल में किसी को क्यों रखा जाता है? याद रखेंगे सुधार गृह। अब थोड़ा सा हम लोग जेल की बात हुई है तो इसको हम लोग इतिहास से थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं। चलते चलते देख लेते हैं जेल की अगर बात हुई है। याद रहे आप लोगों को, इतिहास में कारावास प्रथा का सबसे पहले विकास हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु जब अंग प्रदेश चंपा में गवर्नर के पद पर थे तो वहां रहते हुए अपने पिता बिंबिसार और माता कौशला देवी को जेल में बंद करवा दिया था। तो जेल प्रथा का डेवलपमेंट वहां से ही हुआ है। हालांकि
और प्रत्यक्ष रूप से वैदिक काल में भी लक्षण दिखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में तो शांत प्रिय सभ्यता, तो वहाँ तो ऐसी बात थी ही नहीं, लेकिन वहाँ से इसकी उत्पत्ति की बात मानी जा सकती है। जहाँ से राजनीतिक का जन्म होगा, राजवंशों का उदय होगा, जेल, कारागृह आदि चीज़ों का, मंदिर गृह का विकास वहाँ से ही होगा। ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका नाम उन्होंने बदल क्या रखा है? सुधार गृह। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के मकसद से राजस्थान सरकार और किस एजेंसी के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है? इसका उत्तर होगा फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसियां। ये इन्होंने क्या किया है? राजस्थान के लगभग 20 से 15-13 जिलों के बीच में बहुत सारे पौधे लगाएंगे। और पौधे लगाने से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पर्यावरण सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, वर्षा अधिक होगी और हरित पर्यावरण होगा, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। ये तमाम सारी डेवलपमेंट होगी। ये कौन करेगा? तो फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी करेगी। ये यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट कार्य किए जाने हेतु प्रथम पुरस्कार मिला है? हम लोग याद रखेंगे, इसमें उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान इसमें सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया अधिक है, पवन की गति अधिक होती है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि इसका यहाँ पर जो है राजस्थान क्षेत्र का चयन मिला और इसे प्रथम स्थान इसमें मिला है। इसमें भी बात है महत्वपूर्ण। आगे, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत किस में मिलता है? देखिएगा, समान नागरिक संहिता, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिविल कंडक्ट कोड। इंग्लिश में से हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, यूसीसी भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग एक समान संहिता भी बोलते हैं। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 47 हमारी आज़ादी हुई। हमारा संविधान 2 रूपों में लागू हुआ। शायद आप लोग को पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को पता ही होगा। 1949 में हमारा संविधान, हमारा जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू हुआ था। उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ये हुए फैक्ट। आगे देखेंगे हम लोग फिर इसका उत्तर क्या होगा। तो उसका उत्तर पहले जान लेते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। अब हम लोग बोलते हैं, इसकी हमारी बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता का जो चर्चा है DPSP में है। हमारे संविधान में जब यह डेवलपमेंट हुआ, हमारा संविधान जब लिखा गया, तो हमारे संविधान को लिखे क्रम में विश्व के अन्य देशों का हिस्सा लिया गया, सहायता लिया गया, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका और फिर आप कह सकते हैं कनाडा, है ना, इन तमाम, आयरलैंड, इन देशों का सहारा लेकर संविधान हमारा तैयार हुआ। इसलिए हमारे संविधान को ग्रहित संविधान भी कहते हैं। ग्रहित से तात्पर्य है ग्रहण क्या हुआ, तमाम देशों के संविधान को लेकर बनाया गया, मुख्य बात है। लेकिन फिर भी हमारे देश में 1935 का एक एक्ट है, अधिनियम है। उस अधिनियम में जितनी बातें लिखी गई हैं वहाँ से 70% बातें भारत के संविधान में है। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। हमारे संविधान में कुल भाग कितने हैं? याद है, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। उन 22 भागों में चौथा भाग का नाम है, तीसरा भाग का नाम है मौलिक अधिकार। पहला भाग से चलते हैं। पहला भाग का नाम है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग का नाम है नागरिकता, तीसरे भाग का नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में इसकी चर्चा नहीं है। जो भाग 4 में है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यह आयरलैंड से प्रभावित है, आयरलैंड देश से यह लिया गया, आयरिश गणतंत्र से लिया गया। इसी में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में ही समान नागरिक संहिता की बात कही गई। अब आते हैं हम लोग, यह अभी कितने राज्यों में लागू है? भारत में राज्य कितने हैं? आप लोगों को पता होगा, हमारे भारत में 28 राज्य है। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 8। हमारे 28 + 8 राज्यों में से मात्र एक राज्य ऐसे हैं जहां पर यह अभी वर्तमान में लागू है, और किसी भी तो मात्र गोवा राज्य में यह लागू है। यह चर्चा में क्यों? अब इसकी बात कर लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है। इसका अर्थ होता है भारत देश में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, और इसके लागू होने से न्याय व्यवस्था अच्छी होगी, ऐसा उम्मीद है। ये इसके बातें हुई। ये 9वां क्वेश्चन था। हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन। वुमेन 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका उत्तर आप लोग कल देंगे, हम लोग कमेंट में
आप जो लोग कमेंट पहले अब कर जो पहले कमेंट देंगे उनका सबसे पहले मैं नाम लूँगा। आगे देखेंगे, कल का प्रश्न था हाल ही में एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए? अजय सिन्हा, उत्तम लाल, अमित अग्रवाल, संजय कुमार। जो लोग इस तस्वीर को जानते होंगे, ये तस्वीर है उत्तम लाल का। उत्तम लाल एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे हम लोग। इस देखते हैं कल कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, उनका नाम भी लेते हैं। देखिए बी उत्तम लाल है, प्रिंस कुमार उत्तम लाल, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने दिया उत्तर। और वर्षाटाइन वर्षा, ये इन्होंने उत्तम लाल दिया है। और राजेश कुमार गुप्ता, इन्होंने भी लिखा है श्री उत्तम लाल टेक्स ओवर एज अ डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी। तो ये राजेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में दोस्त हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। मुझे लगता है यह करंट आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर हमारा पढ़ाया गया आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छा लगे तो इसे पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग प्यार और आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।